एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से के सेक्शन खुल के में। वेल, आज फिर एक बार हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है और वो कौन है उसके बारे में बताएंगे। किसान आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है, 1 साल पूरा होने वाला है और उसके जो एक चेहरे थे राकेश टिकैत जी, उनके उनसे हमने बातचीत करी थी पिछली बार। इस बार किसान आंदोलन का एक और चेहरा, इस बार युवा चेहरा, यानी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के युवा चेहरा और अध्यक्ष श्री अभिमन्यु कुहार है हमारे स्टूडियो में लाइव और उनसे बातचीत करेंगे हम अभी थोड़ी देर में। तो चलिए मिलते हैं अपने इस खास मेहमान से और जानते हैं कि किसान आंदोलन का क्या हो रहा है, पूरी दुनिया जानना चाहती है उसके बारे में। तो चले, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभिमन्यु जी, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आप लोगों के लिए काफी कंसर्न्ड है अभी, क्योंकि आंदोलन को 1 साल पूरे होने वाले हैं और कहीं और छोर पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या हो रहा है बताइए, हिंदुस्तान जानना चाहता है। देखिए, अभी आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है और पूरे देश के सामने मोदी सरकार की असलियत सामने आ रही है। जो पिछले 7 सालों से गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके एक मोदी सरकार ने अपनी एक झूठी इमेज बनाई हुई थी, उस झूठी इमेज को डिमोलिश करने का काम और मोदी सरकार का सच उनका पर्दाफाश करने का काम इस किसान आंदोलन ने किया है। तो निश्चित तौर पे एक ये बड़ा संघर्ष है और बड़े संघर्षों में समय भी लगता है और जीत भी बड़ी होती है। अभिमन्यु जी, लेकिन सरकार पे तो कुछ इसका असर हो ही नहीं रहा है, मतलब उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनके लिए तो आप लोग शुरू में आपको आतंकवादी बुलाते थे और पता नहीं क्या क्या नाम दिए थे आप लोगों को, देशद्रोही, वो सबको ही कहते हैं। खैर, पर इस आंदोलन का जो आम जनता है तो उस पर आपको कैसा असर दिखता है? आप जगह जगह जा रहे हैं मेरे ख्याल से, कई जगह जा चुके हैं, कई जगह आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको कैसा असर दिखता है वहां पे? देखिए, बड़ा व्यापक असर है और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग धर्म और जाति से ऊपर उठ के एकजुट हुए हैं इस आंदोलन की वजह से। हम्म। जो एक धार्मिक और जातीय टकराव की राजनीति राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही थी, उस जी। राजनीति पे ब्रेक लगे हैं, उस राजनीति का अंत हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन ये भी हुआ कि अभी शिवरात्रि से पहले हम्म। अक्सर क्या होता था कि हरियाणा के नौजवान बड़ी संख्या में जाते थे हरिद्वार और वहां से जल और कावड़ लेके आते थे। तो अब हम्म। की बार लेकिन किसानों ने कहा, किसानों के बेटों ने कहा, उनकी माताओं बहनों, उनके बेटे बेटियों ने कहा कि हम हरिद्वार से जल नहीं लाएंगे, बल्कि अपने हम्म। गांव का पवित्र जल और पवित्र माटी लेके सींगू हम्म। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, जहां पे किसान आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि यही हमारे लिए हमारे धाम है और जो इन मोर्चों पे बुजुर्ग पिछले 10 महीने से टिके हुए हैं, यही हमारे भगवान है। तो ये एक बड़ा सोशल चेंज है जिसका इजिली मापा नहीं जा सकता। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक हरियाणा से एक पूरे कई सौ सैकड़ों नौजवानों की एक टोली आई, तो उसने कहा कि जो अपने गांव का पवित्र जल हम लेके आए हैं, इस जी। पवित्र जल से जो सामने के पंडाल में जो पंजाब का सबसे बुजुर्ग किसान बैठा होगा उसके पैर वो धोएंगे। तो जो हमारे समाज को कभी जाति और धर्म के नाम पे बांट के रखा था, जी। उसको खत्म कर दिया। उसको जो उनका एक बांटने की राजनीति थी और समाज को किसान के तौर पे, नौजवान के तौर पे, मजदूर के तौर पे एकजुट करने का काम इसने किया है। इसके अलावा आप देखिए, इस आंदोलन की एक खूबी है कि इसी आंदोलन में उन्हीं मंचों पे छोटूराम जी की जयंती मनाई गई, उन्हीं मंचों पे अंबेडकर साहब जी की जयंती मनाई गई, उन्हीं मंचों पे आप देखिए कि रमजान के दौरान हमारे मुसलमान भाइयों ने रोजा खोला। यानी अक्रॉस रिलीजियस लाइन, अक्रॉस कास्ट लाइन्स, सभी धर्मों का बराबर सम्मान। जिसकी बात है, जो हमारे मंच है, हमारे मंचों पे गुरुवाणी भी होती है, हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाती है और जी। अजान भी होती है, तो हम्म। नमाज भी पढ़ी जाती है। तो मतलब एक एक नए तरह का वातावरण है और मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस व्यक्ति ने मैं 130 करोड़ भारतीयों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, यदि जी। किसी व्यक्ति ने सिंगू टिकरी या गाजीपुर बॉर्डर जाके नहीं देखा, तो निश्चित जी। तौर पे वो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा मिस कर रहा है। एक बार जाना चाहिए, वहाँ पे चीज़ों का अनुभव लेना चाहिए, किस तरीके से साथ बैठ के आरती हो रही है, भजन चल रहे हैं, साथ बैठ के गुरुवाणी पढ़ी जा रही है, उसके बाद फिर नमाज होती है। सो इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट एंड
it will have a massive impact on future generations. अभिमन्यु जी, यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगी आपको कि आपने बहुत पूरे हिंदुस्तान की बात करी, तो जो हमें देखने को आता है, और मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी वेबसाइट्स पे, बाकी सोशल मीडिया पे, सोशल वेबसाइट्स की बात कर रही हूँ, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यही कुछ स्टेट्स हैं जिनके लोग नजर आते हैं। आप कह रहे हैं अक्रॉस, अबव रिलीजन, अबव कास्ट, एवरीथिंग, बट साउथ के लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोग, जैसे कि मेघालय और नागालैंड, वहाँ के लोग, क्योंकि खेती तो वहां भी होती है, साउथ में भी खेती होती है, तो वहाँ के लोग क्यों नहीं नजर आ रहे मुझे? देखिए, एक जो कोरोना पीरियड में बहुत सारी ट्रेन्स बंद कर दी गई और आने जाने का किराया बहुत लग जाता है, ट्रेन बहुत कम चल रही है, लेकिन ये कहना कि वहाँ मूवमेंट नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमारी बैंगलोर में इतनी बड़ी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, कम से कम 20,000 किसानों ने एक मार्च में पार्टिसिपेट किया था। केरला में कई कन्वेंशन हुए, कई कई हजार किसानों के, तमिलनाडु में हुए, आंध्रा में बहुत बड़ी पंचायतें हुई, नॉर्थ ईस्ट में भी हुई। नॉर्थ ईस्ट से अभी एक यात्रा भी प्लान हो रही है जिसमें कई हजार किसान सिंघू बॉर्डर पे आएंगे, और गुजरात में कार्यक्रम हुए। सो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक के सभी किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कई लॉजिस्टिकल रीजन्स होते हैं, दूरी ज्यादा होती है। अब केरल के किसानों के लिए ये संभव नहीं है कि वो अपना ट्रैक्टर लेकर सिंगू, टिकरी या गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसान पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ट्रेन में आते हैं। अभी हमारे यहाँ तमिलनाडु से लगभग 1000 फार्मर्स का जत्था आया था जो 15 दिन यहाँ पे रुका था। सो पार्टिसिपेशन इज देयर फ्रॉम एवरी स्टेट, लेकिन उस पार्टिसिपेशन का मोड अलग हो जाता है और कार्यक्रम उनके स्टेट्स में निश्चित तौर पे हो रहे हैं। कल भारत बंद का कॉल है, तो आप देखिए, इट शुड शो ऑल्सो, दिखना चाहिए ना लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि भाई पूरा हिंदुस्तान इसमें शामिल है। दिखता नहीं है, जैसा मैं कह रही हूँ आपको, सोशल गोदी मीडिया की आप बात छोड़ दीजिए, वो लोग तो वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, पर मैं बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं आपके, दूसरे वेबसाइट्स है, फेसबुक है, और भी बहुत सारे सोशल वेबसाइट्स है, तो उस पर दिखना चाहिए कि भाई मिजोरम का बंदा भी शामिल है, तमिलनाडु का भी बंदा शामिल है, और नागालैंड का भी किसान शामिल है, तो वो क्यों नहीं दिखता है, वो मैं पूछना चाह रही हूँ। तो जैसे नहीं, आपने कहा निश्चित तौर पे लॉजिस्टिक शामिल कमियां, हैं। जी जी नहीं नहीं, शामिल हैं। मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए आपको, तमिलनाडु के जी जी एग्जांपल जी दे जी दिए, केरला का एग्जांपल दिया, कर्नाटक का एग्जांपल दिया। उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाता इस बात में कि सभी राज्यों से किसान शामिल हैं। निश्चित तौर पे हर जगह से किसान शामिल हो रहे हैं। बस वो देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आप पत्रकार हैं, तो आप पत्रकारिता के फील्ड को मुझसे ज्यादा बेटर समझती होंगी। हम आंदोलनकारी हैं, 10 महीने से बॉर्डर पे टिके हुए हैं, तो हम सब लोगों से मिलते जुलते हैं। आप वहां पे आके देखिए, आप वहां पे आके आपको सभी राज्यों के मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उसके बाद हम फिर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। इस तरीके से ये कहना कि वेबसाइट्स पे पढ़ के, वो चीज मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ठीक है। अभिमन्यु जी, अभी अगले साल कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप लोग का क्या प्लान है? आप लोग उन राज्यों में जाएंगे, अपनी बात फैलाएंगे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे? नहीं, हम ऑलरेडी जा रहे हैं। मिशन उत्तर प्रदेश, अच्छा, मिशन उत्तराखंड के तहत हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो अब उसका 5 असर तारीख को दिख रहा है? डेफिनेटली 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर पंचायत में 15 लाख से अधिक किसान वहां पे पहुंचे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी पंचायत होना। उसके बाद बुंदेलखंड जैसा इलाका जो बहुत गरीब इलाका है, वहां भी 50-50 हजार किसानों की मीटिंगें हो रही हैं, किसानों की पंचायतें हो रही हैं। सो डेफिनेटली जो अपकमिंग इलेक्शन है जिन स्टेट्स में, दे आर डेफिनेटली हेडिंग फॉर अ बिग सोशल चेंज। देखिए, पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना। उसके बाद लोग इतने समझदार हैं कि वो अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं। हम ये चुनावी राजनीति में हम नहीं पड़ना चाहते। हमारा जो फोकस है वो है लोगों को अपने इश्यूज पे अवेयर करना। जो पिछले 5 सालों में जो योगी सरकार ने गलत काम किया उत्तर प्रदेश में, जो किसानों को ठगा है, जो किसानों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है, भोले भाले किसानों को, जो गन्ना की पेमेंट नहीं हुई है, तो वो चीजें हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। ये कानून किस तरीके से खतरनाक है, एमएसपी गारंटी कानून क्यों जरूरी है। 2011 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, चीफ मिनिस्टर मोदी होते थे गुजरात के, तो खुद उन्होंने कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और उसके पॉइंट नंबर B3 में उन्होंने लिखा था कि फार्मर्स के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो आज 10 साल बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं और देश का किसान वही चीज डिमांड कर रहा है जिसकी पैरवी वो 2011 में 10 साल पहले कर रहे थे, डेफिनेटली उनको एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए। जो
3 कानून किसानों ने मांगे ही नहीं थे। जो काले कानून है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जबरदस्ती हमें दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आपका जबरदस्ती का भला करेंगे। ये बात तो ठीक नहीं है ना। जब देखिए, जिन व्यक्तियों को, जिस अधिकारी को, जो एसी के बंद कमरों में दिल्ली में बैठते हैं और जो कानून बनाते हैं और जो सीए कानून बनाते हैं और जो अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का ज्ञान झाड़ते हैं, उसके बारे में बड़े-बड़े उपदेश देते हैं, यदि आप उनको खेत में ले जाके खड़ा कर दें और जवार बड़ी हो रखी हो, तो जवार और ईख का वो फ़र्क नहीं बता पाएँगे कि कौन-सी जवार है और कौन-सी ईख है। तो क्या वो लोग हमें बताएँगे कि खेती कैसे करनी है, खेती कैसे नहीं करनी है? ये चीज़ें फिट नहीं बैठती हैं। जो सरकार का जो एजेंडा है, जो सरकार का तरीका है, वो उचित नहीं है। अभिमन्यु जी, आपने कहा कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, मतलब आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए, आप किसान आंदोलन का एक चेहरा हैं, किसान के बारे में बात करते हैं, किसान के नेता हैं, युवा नेता हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति भी जुड़ी हुई है इससे? क्योंकि अगर राजनीति नहीं जुड़ी होगी तो आप कैसे लाएंगे ये चेंजेस? आप कानून कैसे रोकेंगे? क्योंकि ये सरकार तो मानने वाली है नहीं। आपको अगर सरकार बदलना है तो कोई दूसरी सरकार आएगी, तो वो उनसे तो आपको, मतलब आपको जो चेंज लाना है वो तो वही करने वाले हैं ना। तो कैसे नहीं करेंगे आ, अगर आप राजनीति से दूर रहेंगे तो? नहीं, आपको कैसे पता कि ये सरकार मानने वाली नहीं है? क्या आपकी सरकार के सर साथ कुछ देख के तो बातचीत यही हुई है? लगता है सर देख के तो नहीं, यही लगता है कि सरकार पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है आपके आंदोलन नहीं, का। नहीं, 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 देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। आपको प्राइम लगता है कि मिनिस्टर मानेगी वो? प्राइम प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता आंदोलन शुरू होने से पहले 66% थी जी और जी। आंदोलन के 10 महीने होने के बाद वो लोकप्रियता, वो पॉपुलैरिटी 66% से घट के 22% पे रह गई है, 22% पे रह गई है। इतनी भारी गिरावट हुई है, उस मूवमेंट के कारण हुई है। गवर्नमेंट अभी पैनिक में है, गवर्नमेंट डरी हुई है। तो क्या मानेगी? लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने इसे अपनी मूंछों की लड़ाई बना लिया। जो मोदी और अमित शाह का जो नेचर है, जो घमंडी नेचर है, वो उन्होंने अपना घमंड का इश्यू बना लिया। अदरवाइज ये बात तो सरकार में बैठे अधिकतर लोग भी जानते हैं कि किसान जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने अपना प्रेस्टीज इश्यू बना लिया, इन्होंने अपना ईगो का इश्यू बना लिया। इसीलिए सरकार को परेशानी हो रही है और हमारी मांग पूरी नहीं की तो आगे भी होंगी। निश्चित तौर पे ये मांग पूरी की जाएगी, निश्चित तौर पे हम आंदोलन जीतेंगे। तो वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी घमंडी लोग है, घमंडी सरकार है, तो कहाँ मानने वाली है आपकी ये बात? नहीं मानने वाली ना ये बात। तो फिर तो आपको आ, डिपेंड करना पड़ेगा राव, अपनी सरकार के लिए रा, अगर चेंज लाना है तो। रावण में भी बहुत घमंड था, लेकिन रावण का भी विनाश हुआ था ना। जी रामायण जी। में टकराव हुआ था, तो भगवान राम ने रावण का विनाश किया था। तो घमंडी का कोई भी हो घमंड, जिस किसी के अंदर अगर घमंड पैदा हो जाएगा, तो उस घमंड का तो विनाश होना तय है। समय लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे घमंडी व्यक्तियों का अंत जरूर आएगा। जी। अभिमन्यु, जो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, सभी जानते हैं। 70% लोग, 75% लोग खेती करते हैं। पर मैंने जितने लोग किसानों से बात की, वहां पे आज खेती का बहुत ही, कोरोना, एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा आपको क्या लगता है आंदोलन की वजह से कि खेती में बिल्कुल भी खेती नहीं हो रही है, उपज नहीं डाली गई और बोया नहीं गया, किसानों का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। तो क्या कारण है उसका? क्या आंदोलन उसका नहीं, कारण है? नहीं, नहीं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सब खेती भी चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। मुझे नहीं पता आपकी कहाँ पे किस किसान से बात हुई। खेती भी यूपी हो के रही कुछ है, सारी किसानों से चीजें हो बात रही हुई हैं। मेरी। यूपी के कुछ किसानों से बात हुई मेरी। इनफैक्ट नहीं, मैं नहीं, तो, ऐसा नहीं हमारे है। घर में खुद खेती होती है तो मुझे मालूम है कि इस बार मतलब वहाँ शायद हो सकता है कि कोरोना की वजह से, हो सकता है आंदोलन की वजह से, या किसान बहुत ज्यादा मतलब नहीं, नहीं, इंटरेस्टेड, तो इसकी वजह नहीं, से तो खेती हो क्या रही है, कारण है? बिल्कुल खेती आपको? हो रही है। वो जी। अलग बात है कि सरकार उचित एमएसपी नहीं दे रही है। अब की बार नॉर्थ इंडिया में खासकर जो इतनी ज्यादा बारिश हुई है, उस बारिश से फसलें जरूर खराब हुई हैं, फसलें बर्बाद हुई है। कपास जी। की फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है, इतना पानी गिरा है। अब धान की जो खेती है, जो उसमें 1509 बाकी किस्में जो जल्दी एडवांस होती हैं, उनमें भी इस बेमौसम बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इतनी भारी बारिश से। अदरवाइज किसान अपना काम कर रहा है, किसान फसलों का, अनाज का उत्पादन पूरा कर रहा है। और लेकिन सरकार जो है, सरकार फसलों का उचित मूल्य नहीं दे रही है, सरकार उचित एमएसपी नहीं दे रही है, सरकार मंडी सिस्टम को खत्म करना चाहती है। ये थोड़ी समस्याएं हैं। और अंत में आपको निवेदन करूंगा थोड़ा सा, कई मेरी और भी मीटिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, बस इसलिए एक मुझे आखिरी थोड़ा सवाल मैं प्लीज। पूछूंगी, प्लीज एक आखिरी सवाल पूछूंगी मैं।
इनफैक्ट दोनों कंबाइन करके। एक तो ये कि आप एक युवा चेहरा हैं किसान आंदोलन का, लेकिन जहां तक खेती का सवाल है, वहां युवा खेती क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मैंने देखा है कि गांव में लोग बाहर निकल के चले जाते हैं और उनको खेती इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। उनको लगता है कि वो कोई बिजनेस कर लें या नौकरी कर लें, लेकिन खेती ऑप्शन क्यों नहीं है? आप एक युवा चेहरा है, आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं और उनके लिए संदेश दे सकते हैं। ये मेरा कंबाइंड क्वेश्चन है। तो पहला ये कि लोग, युवा जो है, वो खेती को अपना पहला प्रोफेशन क्यों नहीं मानता, और दूसरा कि देखिए उनके नाम क्या इसमें संदेश होगा? जी। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1970 में जब गेहूं की कीमत तय की गई थी, उस समय थी 76 रुपीज क्विंटल, और आज बढ़ के हुई है 2015 रुपया क्विंटल, यानी उसमें लगभग 25 टाइम्स का इंक्रीमेंट है। लेकिन डीजल बढ़ गया लगभग 100 टाइम्स, जो उनकी इनपुट कॉस्ट थी वो बढ़ गई 100 टाइम्स, एक प्रोफेसर की सैलरी बढ़ गई 320 टाइम्स। उस समय एक टीचर को, एक सरकारी टीचर को 1 साल का अनाज अपने घर के लिए, उसका बंदोबस्त करने के लिए उसकी 6 महीने की सैलरी लगती थी। आज एक सरकारी टीचर 1 महीने की सैलरी में अपने पूरे परिवार के लिए अनाज खरीद सकता है, और फिर भी उसकी 1 महीने की सैलरी में से भी एक बड़ी अमाउंट बच जाएगी। तो जो कॉर्पोरेट हाउसेस थे, जो खासकर WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, गेट समझौता, डंकल प्रस्ताव आया, इनका एजेंडा ये था कि भारत में खेती को घाटे का सौदा बनाना है, लागत को लगातार बढ़ाना है और आमदनी किसानों की कम रखनी है, ताकि इनकी साजिश ये थी ताकि किसान अपनी जमीन बेचने पे खुद मजबूर हो जाए। उसके बाद कॉर्पोरेट हाउसेस सस्ते दामों में वो जमीन खरीदेंगे, और जब किसान के पास जमीन नहीं रहेगी तो उसे एज ए बंधुआ मजदूर ये कॉर्पोरेट हाउसेस काम कराना चाहते हैं। ये कॉर्पोरेट हाउसेस की साजिश है। तो इसलिए खेती घाटे का सौदा बन गई। तो खेती घाटे का सौदा ना बने, खेती घाटे के सौदे से बाहर निकले, इसीलिए ये आंदोलन लड़ रहे हैं, इसीलिए लाखों किसान मोबिलाइज हो रहे हैं, ताकि हर किसान को न्याय मिल सके, हर किसान को उसका अधिकार मिल सके। इसीलिए आंदोलन है। और मेरा नौजवानों को ये संदेश है कि जो जिंदा कौमें होती हैं, उन्हें अपना जिंदा होने का सबूत भी देना पड़ता है। हम आज जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस सरकार के पास नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। वादा इनका था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, तो 7 साल में 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। लेकिन 14 करोड़ रोजगार देने की बात तो दूर, 15 करोड़ नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी। तो रोजगार तो है नहीं सरकार के पास नौजवानों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। हमारी जमीन ये छीनना चाहते हैं। तो अगर हमें अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाना है, तो हमें खड़ा होना होगा, हमें लड़ाई लड़नी होगी, हमें आंदोलन करना होगा। अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को हम अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हमें सबको मिलजुल के इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ना चाहिए, धैर्य के साथ लड़ना चाहिए। शांति और एकता सबसे बड़ी ताकत है, और निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमानी जी, हमारे शो में आने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।